हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन ज्ञानशाला एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग कवर कर रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़। जी हाँ, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट। क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो हमारे सिलेबस में सीधा है, यह डिट्टो आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ, इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में मिलेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या है, जल्दी से इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए और जो एस्पिरेंट्स के ग्रुप हैं अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जल्दी जल्दी वीडियो में जुड़ सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। भाई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भाई ये किससे, आत्मनिर्भर भारत से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या आया था? आत्मनिर्भर भारत। क्या आत्मनिर्भर भारत यह कब आया था? हम इसकी बात करें किसकी? आत्मनिर्भर भारत की। तो आपको याद होगा कि जब कोविड महामारी का दौर था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी गई थी, सारी आर्थिक गतिविधियां शून्य की स्थिति में थी। भाई, इनकम हो नहीं रही थी और आर्थिक गतिविधियां शून्य होने से भाई चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर और देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब उन आर्थिक गतिविधियों को फिर से संचालित करने के लिए कब? 12 मई 2020 को, कब? 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कितना? 20 लाख करोड़ का क्या एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित किया गया था। यह राशि महत्वपूर्ण है, यह दिनांक महत्वपूर्ण है, 12 मई 2020। और 20 लाख करोड़ का कौन सा? आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई थी। किस उद्देश्य से? आर्थिक गतिविधियों को क्या करने के लिए? सुचारू रूप से संचालित और उन्हें बूस्ट लाने के लिए, और साथ ही साथ भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान एक दूसरे पर निर्भरता समाप्त करने की जरूरत महसूस हुई विभिन्न देशों पर। तो इसकी शुरुआत जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, यह है भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा था। कौन सा? 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। भाई, जो आत्मनिर्भर पैकेज की भारत ने घोषणा की थी, इसमें आत्मनिर्भरता के रोडमैप के लिए एक 5 स्तंभ दर्शाए गए थे। इन्होंने, जो भारत सरकार है, जो भारत का थिंक टैंक है, उसने 5 स्तंभों को अपनाया था। किसके लिए? आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। यह स्तंभ कौन कौन से थे? तो अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। भाई, सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर, तो अर्थव्यवस्था की बात सबसे पहले, फिर उसके बाद उन्होंने बात की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रा की जरूरत है, तो आधारभूत अधोसंरचना की बात की। और उस आधारभूत अधोसंरचना को हमें कैसे? प्रौद्योगिकी के साथ, नई नई प्रौद्योगिकी भी चाहिए आधुनिक अधोसंरचना के साथ। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप और चीज़ों में भी इसको आगे बढ़ा सकेंगे, प्रोग्रेस कर सकेंगे। और भाई, प्रौद्योगिकी के लिए जो हमारे पास जनसांख्यिकी है वह जीवंत होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। इसमें कौशल विकास भी आएगा, इसमें बौद्धिक तार्किक क्षमता भी आएगी। तो सारी चीज़ें, जनसांख्यिकी का जीवंत उपयोग, और फिर अंततः अर्थव्यवस्था कब स्थिरता आएगी, कब निरंतरता आएगी उसमें? जब लगातार मांग प्राप्त होगी। क्या? लगातार उत्पादों की मांग होगी, तभी इसमें स्थिरता आ पाएगी। तो भाई, 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, आधारभूत अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। पांचों बिल्कुल रट लीजिए। अर्थव्यवस्था, आधारभूत अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग, 5 हैं। कौन कौन से? भाई, अर्थव्यवस्था, आधारभूत अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। याद हो गए होंगे। भाई, इसी जो भाई कब? 12 मई 2020 को किसने? भारत सरकार ने क्या किया था? आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया। मध्य प्रदेश सरकार प्रभावित हुई। अगर भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो हमें भी उसमें योगदान देना है, और हमें भी क्या होना है? आत्मनिर्भर बनना है। मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनना था। तो उसके लिए उन्होंने भाई 25 अगस्त को अपने थिंक टैंक की, कब? 2020 में ही। कब? 25 अगस्त 2020। याद रखो, यह डेट महत्वपूर्ण है।
25 अगस्त 2020 को अपने थिंक टैंक की एक मीटिंग बुलाई और डायरेक्शन दिए, उसे दिशा निर्देशित किया कि हमें भी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, तो आप उस पर विचार करें, सेक्टर्स ढूंढें और एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करें। इस पर कैबिनेट की बैठक होती है। फिर इस कैबिनेट की बैठक से आगे प्रक्रिया संचालित होती है और अंततः कब 12 नवंबर 2020 12 नवंबर 2020 को क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। इसे क्या लिखा गया था, इस पर लिखा गया था आत्म एन @2023 MP, इस तरीके से आत्मनिर्भर MP @2023। इस तरीके से कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश @2023 रोड मैप, क्या रोड मैप जारी किया गया था। कब यह किया गया था, 12 नवंबर 2020। डेट महत्वपूर्ण है, 25 अगस्त 2020 की और 12 नवंबर 2020 की। क्या आत्मनिर्भर MP 2023 रोड मैप। यहाँ जो ये शब्द हैं ATMN, अगर हम बात करें ATMN जो आत्मन है आत्मनिर्भर, तो इनके भी फुल फॉर्म है, जैसे A फॉर एस्पिरेशनल, अगर मैं बात करूं ए का फुल फॉर्म, आपको प्रश्न सीधा आएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में ए का फुल फॉर्म क्या है, तो ए का फुल फॉर्म क्या है, एस्पिरेशनल। और मैं बात करूं टी का फुल फॉर्म क्या है, तो टी का फुल फॉर्म क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका, टी का फुल फॉर्म था इसमें। फिर भाई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, याद रखिए इन फुल फॉर्म को, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर बात आती है किसकी, बात आती है एम की, तो एम का फुल फॉर्म था मिशन, एम का फुल फॉर्म था मिशन। और यहीं मैं बात करूं किसकी, एन की, अगर मैं इसकी बात करूं मिशन, और एन फॉर नीति, एन फॉर नीति। अब आप जब क्या करेंगे, इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर एक स्मॉल ए दिखेगा, तो इस स्मॉल ए का फुल फॉर्म है एक्शन। क्या, एक्शन। तो क्या एस्पिरेशनल, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन, नीति, यह क्या इन 5 शब्दों के मीनिंग किसमें, उस रोड मैप में जो डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 12 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, उसमें ये फुल फॉर्म है। यह सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखें, यह सीधे पूछे जा सकते हैं। यह शायद नीचे की लाइन एन का फुल फॉर्म आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। एन का मीनिंग क्या था, नीति, एन का नीति, याद रखिए। आत्मनिर्भर MP @2023, इसमें ए का एस्पिरेशनल, टी का ट्रांसफॉर्मेशन, एम फॉर मिशन, ए फॉर एक्शन, एन फॉर नीति, ये फुल फॉर्म थे। तो भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब भारत सरकार ने जो मिशन प्रारंभ किया था, भारत सरकार ने कितने 5 स्तंभ लिए थे, कौन कौन से, अर्थव्यवस्था, फिर आधारभूत अधोसंरचना, फिर प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पृथक स्तंभ जारी किए थे, पृथक पिलर जारी किए थे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कितने 4 पिलर अपनाए, कितने 4 पिलर अपनाए, कि कौन कौन से 4 पिलर हैं जो मध्य प्रदेश को क्या बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में विकास क्रमशः क्रमबद्ध रूप से करना है। तो यह कौन कौन से हैं, यह था भौतिक अधोसंरचना, कौन सा, भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा,
भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो पहला भौतिक अधोसंरचना, भाई आधारभूत अधोसंरचना की बात थी ना भारत के में, तो मध्य प्रदेश में भौतिक अधोसंरचना वही तो है। फिर सुशासन की बात की गई है, जीवंत जनसांख्यिकी के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। फिर सुशासन में ई गवर्नेंस भी आएगा, तो क्या प्रौद्योगिकी से संबंधित हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहिता आएगी। तो ये क्या सुशासन के लिए भाई प्रौद्योगिकी से संबंधित। फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ाना है, जीवंत जनसांख्यिकी, जीवंत जनसांख्यिकी तो किससे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। फिर अर्थव्यवस्था, उसमें भी था अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इसमें भी है। तो इस तरीके से यह आपस में आप कहें तो भारत के और मध्य प्रदेश के स्तंभ कनेक्टेड आपके हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन से चार हैं, भौतिक अधोसंरचना, फिर सुशासन, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा, और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। भारत के कौन से थे पांच, अर्थव्यवस्था, आधारभूत अधोसंरचना, तो अर्थव्यवस्था वहां था, यहाँ अर्थव्यवस्था और रोजगार, आधारभूत अधोसंरचना। फिर टेक्नोलॉजी, तो भौतिक अधोसंरचना यहाँ पर है, टेक्नोलॉजी वहां थी, तो यहाँ सुशासन में टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सुशासन में टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। वहां थी जीवंत जनसांख्यिकी, और यहाँ पर है क्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मांग डायरेक्टली यहाँ पर नहीं है, मांग डायरेक्टली नहीं है, याद रखिए। अब ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो चार रोड में चार अपने पिलर्स बताए हैं कि हमें इन पिलर्स को अपनाकर पूरे मध्य प्रदेश का चहुओर चहुमुखी विकास करना है, उनके लिए भी सब पिलर्स बताए गए हैं। जैसे भौतिक अधोसंरचना के लिए भी 6 पिलर हैं, फिर सुशासन के 4 पिलर हैं, फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के 4 पिलर हैं, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के 4 पिलर हैं। तो इनको भी उप स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए पहले वो याद करें। देखिए ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो बार बार मेरे साथ करते जाइए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर अगर मैं बात करूं कि भौतिक अधोसंरचना, जो भौतिक अधोसंरचना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, भौतिक अधोसंरचना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या की गई है भाई, पिलर अपनाया गया है। इसमें और कौन कौन से सेक्टर्स डिटेल्ड में अपना बताए गए हैं उस रोड मैप में। फिर हमें ये जो सेक्टर्स हैं इनके भी हम टारगेट देखेंगे, वो टारगेट हमें याद करने हैं। यह आपको 2 जगह काम आ सकते हैं। एक तो आपके प्रीलिम्स के लिए सीधा प्रश्न आएगा कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सड़क, भौतिक अधोसंरचना में सड़क के विकास के लिए कौन सी स्कीम या कौन से टारगेट की बात की गई है, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। या भौतिक अधोसंरचना के लिए मेंस में क्वेश्चन आएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश हेतु भौतिक अधोसंरचना के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा क्या विजन तैयार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो वह विजन आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो भौतिक अधोसंरचना, तो इसमें क्या सड़क आएगी, और सड़क से क्या हम यात्रा करेंगे। भौतिक अधोसंरचना सबसे पहले सड़क, सड़क से हम क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। यात्रा कहाँ की करेंगे, हम नगरों की यात्रा करेंगे, तो नगरीय विकास और आवास की बात होगी। अब भाई हम यात्रा करने जाएंगे तो हम पानी भी पिएंगे, तो हमें जल की आवश्यकता है। जल है, जल आप कैसे ऊपर टंकी में चढ़ाएंगे, उसके लिए आपको ऊर्जा बिजली की आवश्यकता है। और भाई इस सब के अलावा इन सब को हमें क्या यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक, भंडारण की भी जरूरत है। पानी आप भंडार कहाँ करेंगे, तो इस तरीके से इस ट्रिकी को आप याद कर सकते हैं। तो क्या सड़क, यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जल, ऊर्जा और परिवहन एवं लॉजिस्टिक, ये 6 जो सेक्टर्स हैं वो किसमें, भौतिक अधोसंरचना के इन 6 सेक्टर्स पर फोकस करना है, जो क्या हैं, बुनियादी जरूरतें हैं। सबसे पहले क्या, सड़क विकास, सड़क विकास करना है। सड़क विकास के बाद इन्हें क्या करना है, यात्रा एवं पर्यटन, यात्रा एवं पर्यटन के लिए स्कीम है। उसके बाद यात्रा है तो आप क्या करेंगे भाई, जहां नगर की यात्रा करेंगे तो नगरीय विकास और आवास की बात। अब वहां पर जल की भी आपूर्ति चाहिए, तो जल और जल चढ़ाने के लिए आपको बिजली की जरूरत है, तो बिजली मतलब ऊर्जा की बात होगी। और फिर लॉजिस्टिक्स और परिवहन की, लॉजिस्टिक और परिवहन की, भाई जो जल है और बिजली है इसको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आपको लॉजिस्टिक की भी जरूरत है और परिवहन की भी जरूरत है। तो इन सारी चीजों को आप आपस में कनेक्ट कीजिए। भौतिक अधोसंरचना में क्या क्या है, भौतिक अधोसंरचना में सबसे पहले सड़क है, फिर यात्रा एवं पर्यटन है, फिर नगरीय विकास और आवास की बात है, फिर जल, ऊर्जा और परिवहन एवं लॉजिस्टिक। इतना याद हुआ भाई। सबसे पहले भारत के आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट के 5 पिलर कौन कौन से हैं, तो अर्थव्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था के बाद आधारभूत अधोसंरचना, आधारभूत अधोसंरचना के बाद क्या, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 पिलर कौन कौन से हैं, तो भौतिक अधोसंरचना, कौन सा,
भौतिक अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था और रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। अब कौन सा रह गया, याद कीजिए, अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, जीवंत जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा था। फिर उसके बाद भाई जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी के लिए सुशासन की हमने बात की थी, 3 हुए, और चौथा आपने देख ही लिया। तो याद कीजिए भाई, याद कीजिए, चारों आपको याद करने हैं, चारों आपको याद करने हैं बहुत अच्छे से। तो भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। फिर भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत 6 हैं, सड़क, यात्राएं, पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। फिर मैं बात करूं सुशासन के लिए किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना है, किन क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण करनी है, किन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो यह हैं कौन कौन से। ई गवर्नेंस, सबसे पहले सुशासन में ई गवर्नेंस हो गया, पारदर्शिता से कनेक्टेड, मतलब सॉरी प्रौद्योगिकी से कनेक्टेड। भारत के जो 5 पिलर हैं उनमें प्रौद्योगिकी थी, यहाँ सुशासन है, तो ई गवर्नेंस की बात करेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनभागीदारी की बात करेंगे इसमें, किसकी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनभागीदारी के लिए। फिर विनियमों का अद्यतन, विनियम मतलब जो नियम है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है या रेगुलेटरी जो एक्ट हैं, रूल्स हैं, उनको अपडेट करना है, उनको अपडेट करना है भाई। सुशासन के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। फिर शिकायतों के निवारण के लिए भी जो तंत्र है उसे विकसित करना है, अपडेट करना है। तो भाई सुशासन में क्या क्या है, तो ई गवर्नेंस है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनभागीदारी। क्या, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जनभागीदारी। फिर विनियमों का अद्यतन और शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत निवारण पर फोकस करना है। तो यह है सुशासन के अंतर्गत 4 पिलर हैं। भौतिक अधोसंरचना में कितने पिलर हैं, 6। भौतिक अधोसंरचना में 6 पिलर हैं। आत्मनिर्भर भारत के पिलर 5, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पिलर 4, उसमें भी भौतिक अधोसंरचना के अंदर कितने पिलर, 6, और सुशासन के अंदर 4 पिलर। सुशासन के अंदर कितने, 4 पिलर हैं। फिर मैं बात करूं स्वास्थ्य एवं शिक्षा की, किसकी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात करूं, तो यहां पर क्या, इसके भी कितने, 4 पिलर हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के भी कितने, 4 पिलर बताए गए हैं। कौन से, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पहले तो स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा पहली चीज। दूसरा है तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास। भाई तकनीकी शिक्षा देंगे उससे क्या कौशल का विकास होगा। स्वास्थ्य की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, तो स्वास्थ्य कर लो, चिकित्सा शिक्षा ही कर लो। तकनीकी शिक्षा के साथ कौशल विकास की बात कर लो। फिर उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा। तो भाई स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उसके साथ आप तकनीकी शिक्षा का कौशल विकास करेंगे, तकनीकी शिक्षा का कौशल विकास, और फिर क्या, उच्च शिक्षा की बात होगी। और उच्च शिक्षा के साथ क्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की बात होगी। तो स्वास्थ्य और क्या, शिक्षा की बात है। तो इसमें 4 पिलर हैं, आपको चारों याद हो गए होंगे, चारों याद हो गए होंगे। कौन कौन से, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा। फिर हम बात करें भाई, क्या हमारा जो चौथा सेक्टर था, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। कौन सा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो इसके अंदर कौन से 4 हैं, तो भाई कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। पहले तो प्राथमिक क्षेत्र की बात होगी ना, किसकी, प्राथमिक क्षेत्र की बात होगी। तो प्राथमिक क्षेत्र में एक है क्या, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये क्या, प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित है भाई दोनों। अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को सोच लीजिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक से कौन से 2 हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन। और फिर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या, उद्योग एवं कौशल विकास। औद्योगिक क्षेत्र है तो इसमें उद्योग एवं कौशल विकास की बात की गई है। और फिर तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य का सेवा क्षेत्र के ही हिस्से हैं। जो व्यापार होता है, व्यापार सेवा है। एक दुकानदार आपको क्या है, बस बेच रहा है जो वह दूसरी जगह से खरीद के लाया, और यहाँ तो वह क्या, आपकी सेवा ही कर रहा है भाई, एक मध्यस्थ की भांति। अगर वह स्वयं से उत्पाद बना रहा है और बना कर बेच रहा है तो वह उद्योग होगा, है ना। लेकिन वह स्वयं से नहीं बना रहा है, वह दूसरी जगह खरीद कर और आपको दे रहा है। तो व्यापार एवं वाणिज्य, तो ये तो 4 अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के 4। तो क्या भाई, आत्मनिर्भर भारत के कितने पिलर, 5 पिलर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने पिलर, 4 पिलर। उसमें भी भौतिक अधोसंरचनाएं कितने, सब पिलर हैं तो 6 पिलर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा कितने हैं,
4 सब पिलर हैं। फिर अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार कितने सब पिलर हैं, तो 4 सब पिलर हैं। और सुशासन के भी 4 सब पिलर हैं। यह याद कर लीजिए, एक बार पहले यही रिवाइज कराता हूं आपको। अर्थ एवं रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र से 2 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन, द्वितीयक उद्योग एवं कौशल और तृतीयक व्यापार एवं वाणिज्य। फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात करूं तो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। फिर स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास। फिर सुशासन की बात होगी तो सुशासन के लिए ई गवर्नेंस की बात होगी। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जन भागीदारी की बात होगी। इसमें शिकायत निवारण तंत्र की बात होगी और विनियमों का अद्यतन अपडेट किया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपडेट किया जाएगा। और मैं बात करूं भौतिक अधोसंरचना की, तो सबसे पहले सड़क बनेगी। सड़क से क्या यात्रा होगी, पर्यटन होगा। इससे नगरियों में आवासीय और विकास की बात होगी, नगरीय विकास आवास की बात होगी, जहाँ क्या भाई जल की भी ज़रूरत होगी, बिजली की भी ज़रूरत होगी और परिवहन और लॉजिस्टिक भंडारण की भी ज़रूरत होगी। इस तरीके से आपको ये सारे याद हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब हम बात करें जो भौतिक अधोसंरचना है, जो भौतिक अधोसंरचना है उसके लिए जो उप समूह या उप स्तंभ हैं, जो सब पिलर हैं, उनके लिए क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं। भाई सबसे पहले हम बात करें सड़क की, किसकी, सड़क की बात करूं। भाई प्यास तो लगती है कंटिन्यू बोलते बोलते। चलिए तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सड़क, तो सड़क के लिए क्या क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया कि भाई जो हमारी फ्लैगशिप परियोजनाएं क्या हैं, फ्लैगशिप परियोजनाएं जैसे कौन सी, भाई चंबल एक्सप्रेस वे, जो भाई आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उसमें चंबल एक्सप्रेस वे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हालांकि अटल एक्सप्रेस वे इसका नाम कर दिया गया, वो तो ठीक है। बाकी नर्मदा एक्सप्रेस वे भी है, विंध्य सतपुड़ा एक्सप्रेस वे, विंध्याचल एक्सप्रेस वे की भी बात की गई जो भोपाल से सीधी सिंगरौली तक जाना है। तो इनकी तो ये क्या फास्ट फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनके माध्यम से और क्षेत्रों का विकास हो रहा है, जो बेसिक महत्वपूर्ण है। और तो इन्हें क्या फास्ट ट्रैक मोड पर विकास करना है, इनको फास्ट ट्रैक मोड पर विकसित करना है सड़क के लिए, पहले पॉइंट। और दूसरा क्या, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई है। किसके लिए, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसमें क्या, जो सड़कें हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए, सड़कों के मैनेजमेंट के लिए रोड असेट मैनेजमेंट। फिर इसमें क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा जो टोल प्लाजा हैं, टोल प्लाजा, इन सभी टोल प्लाजा को, सभी टोल प्लाजा को फास्टैग से जोड़ना है। किससे, फास्टैग से जोड़ना है। सभी टोल प्लाजा को किससे, फास्टैग से इन्हें ऑनलाइन करना है। क्या करना है, फास्टैग से जोड़ना है, कंप्यूटरीकृत करना है। सभी टोल प्लाजा को क्या करना है, कंप्यूटरीकृत करना है। और तब टारगेट रखा गया था इन्हें 6 महीने में सभी टोल प्लाजा को कंप्यूटरीकृत करना है। फिर इन्होंने क्या बात की कि भाई इन परियोजनाओं के विकास के लिए, इन परियोजनाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का ऑफ बजट ऋण, क्या होगा, ऑफ बजट ऋण लिया जाएगा। ऑफ बजट ऋण की बात की। अब ऑफ बजट ऋण क्या होता है, ऑफ बजट ऋण क्या होता है, मतलब जिस ऋण की जो उल्लेख है बजट में नहीं किया गया है, बजट से ना मिलकर उसके लिए बाजार से रुपए उधार लिए जाएंगे। बजट से उसके लिए वो पैसा नहीं मिलेगा। वो पैसा क्या, बजट से जो सहायता मिली वो ठीक है, उसके अलावा भी मार्केट से निजी निवेशकों से 500 करोड़ रुपए का ऋण लेंगे। कितना, 500 करोड़ रुपए का ऋण ये लेंगे। फिर इसके अलावा और क्या बात की कि भाई साइंटिफिक बेहतर सर्विस के लिए, बेहतर सर्विस के लिए, बेहतर सेवा के लिए क्या करना है भाई, इसके लिए जो ट्रैफिक सिस्टम है, क्या ट्रैफिक सिस्टम, उसको तकनीक आधारित करना है। तो हम बात करें साइंटिफिक ट्रैफिक सिस्टम, साइंटिफिक ट्रैफिक सिस्टम की बात की गई। साइंटिफिक ट्रैफिक सिस्टम, साइंटिफिक ट्रैफिक डाइवर्जन और ट्रैफिक सिस्टम की बात इसमें
की गई थी। तो भाई ये क्या, सड़क के लिए इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया। पहले तो फ्लैगशिप परियोजनाओं के लिए फास्ट ट्रैक मोड पर काम करना है। फिर रोडों के प्रबंधन के लिए क्या करना है, रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम RAMS को अपनाया जाएगा, इसका एक पोर्टल और ऐप भी होगी। फिर टोल प्लाजा को कंप्यूटरीकृत करना है, फास्ट ट्रैक 100% प्रयोग करना है। फिर क्या, 500 करोड़ रुपए का ऑफ बजट ऋण लिया जाएगा। और बेहतर सेवाओं के लिए क्या, साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। कैसा, साइंटिफिक ट्रैफिक सिस्टम। ठीक, तो ये क्या हुआ, सड़क के लिए, किसके लिए, सड़क के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यह जो सारा डेटा है, यह सारा डेटा मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया गया है। तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए, सड़क के बाद बात आती है यात्रा एवं पर्यटन की। किसकी, यात्रा एवं पर्यटन। तो इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हैं। पहली कौन सी, बफर में सफर, बफर में सफर, बफर में सफर। भाई बफर से क्या समझें आप, बफर भाई आप याद कीजिए, आप राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा, एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक कोर एरिया होता है। एक कोर एरिया, बफर स्टेट है ना, बफर और ट्रांजिशन। तो जो बफर जोन है यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी पर्यटन की बात की गई है राष्ट्रीय उद्यानों में, राष्ट्रीय उद्यानों में। और यहाँ क्या, मानसून पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर मैं बात करूं और दूसरी योजना की, दूसरी योजना क्या है, 2 टाइगर सफारी डेवलप करनी है, 2 टाइगर सफारी डेवलप की जाएंगी, 2 टाइगर सफारी डेवलप करने की बात की गई है। और यह है, इसमें उन्होंने क्या, 3 नेशनल पार्क की बात की थी कि 3 में से किन्हीं 2 में की जाएगी। कौन कौन से 3 थे 2 टाइगर सफारी के लिए जो बात की गई थी, बहता कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इन 3 में से किसी 2 में, कम से कम 2 में टाइगर सफारी। भाई व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना अलग है, उसकी बात नहीं है, उससे अलग है ये टाइगर सफारी। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच में से किन्हीं 2 में, ठीक, इसको सपोर्ट करना था। फिर इसके बाद पर्यटन और यात्रा के विकास के लिए क्या, इन्होंने कहा थीम आधारित पर्यटन को हम विकसित करेंगे, थीम आधारित पर्यटन। अब थीम आधारित पर्यटन कैसे, भाई 2022 में महाकाल लोक, याद है क्या था, थीम आधारित था, महाकाल लोक, महादेव महाकालेश्वर के नाम पर थीम के आधार पर पर्यटन विकसित किया गया था। अब इसमें क्या, थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, पर्यटन सर्किट। किसकी बात होगी इसमें, पर्यटन सर्किट की बात होगी। यह कलर तो विजुअल होगा, आप लोगों को कलर विजुअल होगा मेरे ख्याल से। भाई कमेंट आया कि प्रॉपर नहीं है तो ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। थीम आधारित पर्यटन सर्किट की मैं बात करूं तो भाई 7 थीम आधारित पर्यटन सर्किट ने, कितने, 7। कौन कौन से, भाई पहले तो अमरकंटक, अमरकंटक में थीम आधारित सर्किट होगा। अब कैसा, अमरकंटक में भाई नर्मदा माता मंदिर भी है, भाई माई की बगिया है और भी बहुत सारे कुंड हैं, तो यहाँ पर। फिर इसके बाद एक होगा रामायण सर्किट। कौन सा, रामायण सर्किट, रामायण सर्किट। अब रामायण सर्किट आपने पढ़ा होगा, राम वन गमन पथ की बात हो रही थी, किसकी, राम वन गमन पथ। तो यह रामायण सर्किट, जहां रामायण से संबंधित स्थल, भगवान राम जहां गए, राम सीता लक्ष्मण इनसे संबंधित जो जो स्थल है मध्य प्रदेश में, उनका एक सर्किट डेवलप किया जाएगा, थीम ये रखी जाएगी। फिर एक था तीर्थंकर सर्किट, तीर्थंकर सर्किट। भाई तीर्थंकर सर्किट में क्या, सभी जैन क्षेत्र हैं उनको आपस में कनेक्ट करके, जैसे हाल ही में कुंडलपुर, कुंडलगिरी दमोह, गोमटगिरी इंदौर या मुक्तागिरी बैतूल, ये तीर्थ क्षेत्र हैं जैनों के। ऐसे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं जैनों के मध्य प्रदेश में, सोनागिरी दतिया, ये क्षेत्र हैं, तो इनको जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद क्या, ओमकार सर्किट। यह सर्किट आपको याद करने होंगे। 7 सर्किट कौन कौन से हैं, ओमकार सर्किट, ओमकार सर्किट, अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ओमकार सर्किट। ओमकार मतलब ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर के आसपास विकास किया जाएगा। फिर इसके बाद नर्मदा परिक्रमा सर्किट, तो नर्मदा के चारों ओर नर्मदा परिक्रमा सर्किट,
नर्मदा परिक्रमा सर्किट, और जिसमें क्या नर्मदा नदी है उसके चारों ओर की परिक्रमा को। फिर रूरल सर्किट, कौन सा? रूरल सर्किट, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा, रूरल सर्किट ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद कौन सा? ट्राइबल सर्किट। ट्राइबल सर्किट, तो यह सात पर्यटन थीम आधारित सर्किट, तो भाई जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनके गांव में क्या भाई पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को जनजातीय परिधानों से, जनजातीय खान पान, उनके रहन सहन की आदतों के साथ क्या पर्यटन के साथ साझा किया जाएगा। अभी और भी पॉइंट्स हैं, आपको इसमें और भी पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं भाई, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, चलिए, पहला क्या था? बफर में सफर। दूसरा, 2 टाइगर सफारी बनाई जाएंगी। तीसरा क्या था? थीम आधारित पर्यटन। थीम आधारित पर्यटन, इसकी बात होगी। फिर फोर्थ की मैं बात करूं कि भाई फोर्थ क्या था, तो इसमें ग्रामीण पर्यटन, भाई जो थीम थी, थीम में ही इसमें अलग से भी पॉइंट दिया था, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन। भाई देख लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है कि भाई जो पर्यटन विलेज और जनजातियों के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी थीम आधारित पर्यटन में भी बात है और अलग से भी उसके लिए योजनाओं की बात है। और इसके अलावा क्या होम स्टे आदि प्रयास किए जाएंगे। होम स्टे की बात होगी कि भाई जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को रहना है, जैसे उज्जैन महाकाल के लिए कोई आयोजन होना है तो वहाँ लोगों को होम स्टे। भाई आपको याद हो 2023 में क्या प्रवासी भारतीय महोत्सव इंदौर में आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था की गई थी प्रवासी भारतीयों के लिए, तो होम स्टे पर्यटन। और इसके अलावा क्या जो पर्यटन स्थलों पर कौन है? सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता हैं, उन्हें क्या? सेवा प्रदाताओं का कौशल संवर्धन। क्या होगा? कौशल संवर्धन। अब जैसे कि भाई जो अपने यहाँ होम स्टे करा रहे हैं तो उन्हें बेसिक कैसी सुविधाएं देनी है, तो वह उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर और किसकी? भाई ट्राइबल्स एरिया हैं तो वहाँ क्या गाइड के रूप में ट्रेनिंग, कैसे लोगों से आपको बात करनी है, कैसे आप उनको क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यह सारी ट्रेनिंग दी जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे यात्रा और पर्यटन का विकास होगा। तो यात्रा और पर्यटन के लिए कौन कौन से हैं, तो मैं बात करूं, बफर में सफर, 2 टाइगर सफारी हैं, थीम आधारित पर्यटन सर्किट, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल पर्यटन, होम स्टे, सेवा प्रदाता को कौशल संवर्धन। यह 5 बात की गई है, 5 चीज़ों की बात, यात्रा एवं पर्यटन के लिए 5 योजनाएं या लक्ष्यों की बात की गई है, तो याद रखिएगा इनको, ठीक। और भाई इसमें क्या कि भाई जो वैल्यू एडिशन करना है निजी निवेशकों के माध्यम से, निजी निवेशकों मतलब पीपीपी के आधार पर जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो पर्यटन है, वहां क्या करना है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कैसे होगा पर्यटन क्षेत्रों में? भाई पर्यटन क्षेत्रों में रोप वे लगा दो, वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी कर दो, वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी कर दो, होटल अच्छे खुलवाने के लिए इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ फिर क्या करें, अगर भाई साड़ी बनाई जा रही है कहीं, जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, हैंडलूम को अगर वहाँ प्रमोट किया जा रहा है तो उसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर आगे आए और उसके विकास में योगदान दे, तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा अब यात्रा एवं पर्यटन हो गया, आपका सड़क हो गया, इसके बाद आपको क्या? नगरीय आवास एवं नगरीय विकास एवं आवास। यह बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो 6 रणनीतियां अपनाई गई हैं, इसके लिए 6 कुछ रणनीतियां अपनाई गई हैं। जैसे पहली क्या? समावेशी शहर। अब समावेशी शहर के लिए क्या? समावेशी शहर में क्या क्या चाहिए आपको? समावेशी शहर में आपको चाहिए क्या? खाद्य सुरक्षा और आजीविका। खाद्य सुरक्षा, रात्रिकालीन स्टे, भाई रात्रिकालीन स्टे, रात्रिकालीन आवास भी तो चाहिए, रात्रिकालीन आवास की बात होगी, रात्रिकालीन आवास या आश्रय की। अगर मैं बात करूं खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी? तो भाई दीनदयाल रसोई योजना, दीनदयाल
रसोई की बात की गई, दीनदयाल रसोई। कितनी दीनदयाल रसोई ओपन की जाएंगी, कितनी दीनदयाल रसोई ओपन की जाएंगी? तो 100 दीनदयाल रसोई, 100 दीनदयाल रसोई ओपन की जाएंगी। फिर वहीं मैं बात करूं रात्रिकालीन आश्रय की, रात्रिकालीन आश्रय की, तो इसके लिए उन्होंने डेटा दिया है कि 135 रैन बसेरे, क्या इस 135 रैन बसेरों की स्थापना, डेटा महत्वपूर्ण है, काम का है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समावेशी शहर, पहली रणनीति क्या, समावेशी शहर, उसके लिए किसकी बात की गई भाई? खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय की। उसके लिए खाद्य सुरक्षा के लिए दीनदयाल रसोई कितनी, 100, और रात्रिकालीन आश्रय 135। ये टारगेट है, लक्ष्य है, जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे और यहाँ पर भी यूजफुल होंगे। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रिकालीन आश्रय और खाद्य सुरक्षा हुआ। इसके बाद बात की इन्होंने इसमें समावेशी विकास करना है, तो इसके लिए इन्होंने दूसरी बात की, किसकी? आजीविका की। किसकी? आजीविका। अब आजीविका की बात की तो आजीविका मतलब भाई रोजगार के लिए बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रोजगार के लिए। तो इसमें इन्होंने 2 योजनाओं की बात की मुख्य रूप से। कौन सा? आजीविका के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। और दूसरी जो है वो है क्या? NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसकी बात की। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई हम 15,000 परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ेंगे। किससे? सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ेंगे। यह भाई आपको टारगेट्स एक बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई आप देखेंगे कितने क्वेश्चन पेपर्स में या अपने सिलेबस में कितनी जगह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, तो बहुत डिटेल में आपको ये पढ़ना होगा, एक लेक्चर में यह खत्म नहीं होगा, इसको याद रखें। ठीक, तो भाई खाद्य सुरक्षा के लिए दीनदयाल रसोई और रात्रिकालीन आश्रय के लिए रैन बसेरे 135, रसोई 100, और आजीविका के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM और 15,000 परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने के टारगेट की बात की गई है। चलिए यह भी नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। फिर हम बात करते हैं अगली, कि भाई अगली और किस चीज़ की बात है? पहली तो ही खाद्य सुरक्षा और रोजगार, फिर बात आती है आजीविका की, और फिर उसके बाद इन्होंने बात की इसमें किसकी? कौशल विकास और स्वरोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार। कौशल विकास और स्वरोजगार, इसकी बात की। तो इसमें क्या होगा भाई कौशल विकास और स्वरोजगार में? तो इसके लिए भी इन्होंने भाई अच्छी बातें की। पहले तो क्या कहा? कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए इन्होंने कहा कि जो 7 प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के, कौन से 7 प्रमुख शहर हैं? पहले तो भाई इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। कौन से? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। फिर उज्जैन, रीवा, सतना। यहां पर क्या करना है भाई? यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। तो क्या 7 शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की बात की गई, जिससे क्या होगा? लगभग 1 लाख रोजगार जनरेट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? 1 लाख रोजगार जनरेट किए जाएंगे। इसको आप विशेष रूप से याद रखें, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए 7 शहरों में क्या? स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, जिससे क्या? 1 लाख रोजगार जनरेट होंगे। 1 लाख रोजगार जनरेट किए जाएंगे। तो भाई क्या? खाद्य सुरक्षा, फिर रात्रिकालीन आश्रय, आजीविका, कौशल विकास और स्वरोजगार। चलिए फिर अगले इसमें है किसमें? समावेशी विकास की रणनीति में। और किसकी बात है भाई? बहुत डिटेल्ड है, यह जो रोड मैप है बहुत डिटेल्ड है। अगर डिटेल्ड होगा तो ही हम प्रॉपर तरीके से इसको लागू कर पाएंगे। एक एक बिंदु को उन्होंने कवर किया है। फिर अगली बात है शहरी गरीबों के लिए आवास की। किसकी? शहरी गरीबों के लिए आवास, शहरी गरीबों के लिए आवास।
शहरी गरीबों के लिए आवास की बात इसमें की गई थी। किसकी? आवास की। जिसमें क्या भाई इन्होंने बात की कि 378 शहर हैं मध्य प्रदेश के, 378 शहरों में क्या कम आय वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या है मध्य प्रदेश में? कौन है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हैं कहाँ पर? 378 शहरों में। 378 शहर हैं मध्य प्रदेश में। 378 शहरों में जो कम आय वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 3 लाख आवास, कितने? 3 लाख आवास उपलब्ध कराना है। एक तो यह पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद बात करूं तो भाई जो 30,000 लोग हैं, किसके? ईडब्ल्यूएस के 30,000 हैं, उन्हें क्या क्रेडिट लिंक सब्सिडी देनी है। किसके लिए? क्रेडिट लिंक सब्सिडी। ईडब्ल्यूएस के 30,000 लोगों को क्या क्रेडिट लिंक सब्सिडी उपलब्ध करानी है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी उपलब्ध करानी है। तो यह किसकी बात हुई? यह शहरी गरीबों के लिए आवास के लिए यह रणनीति अपनाई जाएगी। इस तरीके से शहरी गरीबों के लिए क्या होगा? आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी नोट कर लीजिए आप, नोट हो गया हो तो चलिए एक बार फिर भाई किसकी बात हुई? नगरीय विकास एवं आवास की। तो नगरीय विकास एवं आवास में पहली रणनीति हम बात करें, यह क्या थी? रणनीति वन। रणनीति वन, जिसमें समावेशी शहर की बात की गई थी। किसकी? समावेशी शहर की बात की गई थी। तो यहाँ पर किसको हम देखेंगे? यहाँ पर भाई समावेशी शहर में खाद्य सुरक्षा, रात्रिकालीन आश्रय, आजीविका, कौशल विकास, स्वरोजगार, शहरी गरीबों के लिए आवास, इनकी बात की गई है। चलिए इसके आगे का जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके अंतर्गत 5 रणनीतियाँ नगरीय विकास एवं आवास की हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 40-40 मिनट की 3 क्लासेस इस टॉपिक को कवर करने के लिए लगेंगी। तो लगातार जुड़े रहिएगा ज्ञानशिला एकेडमी के साथ। इतना याद कर लीजिए नोट आपने जो किया हो। बाकी आगे मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और भाई वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।